हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इकोनॉमिक्स की सीरीज में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आप इकोनॉमिक्स की सीरीज के 3 लेक्चर्स हमारे बाकी हैं। आज का लेक्चर हमारा होगा मॉनेटरी पॉलिसी पे। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, आरबीआई इसको कैसे यूज करती है और इकोनॉमिक्स में ये कैसे हमारी मदद करता है। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी जिसको हम कहते हैं, आपको इसको इस तरीके से समझना है कि ये आरबीआई जो होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके पास एक प्रकार का रिमोट कंट्रोल होता है। आप इसको इस तरीके से विजुअलाइज करके देखिए कि आरबीआई के हाथ में एक रिमोट कंट्रोल है, और ये रिमोट कंट्रोल से आरबीआई क्या कर रही है, बटन्स दबा दबा कर मनी की जो सप्लाई है उसको इकोनॉमी में कंट्रोल कर रही है। तो मनी की सप्लाई को कंट्रोल करना क्यों इंपॉर्टेंट है? मनी की सप्लाई को कंट्रोल करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस वीडियोस में हम ये बात समझ चुके हैं बहुत केयरफुली कि अगर बहुत ज़्यादा मनी इकोनॉमी में होगा तो उस एक्स्ट्रा मनी की वजह से इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होगी। तो इस रीजन से क्या होगा कि भाई आरबीआई जो है उसको मनी सप्लाई को कंट्रोल करना यहाँ पर बहुत जरूरी है टू कीप द इकोनॉमिक इन्फ्लेशन इन कंट्रोल। पहली बात। तो दूसरी बात, आरबीआई मनी सप्लाई को कंट्रोल इसलिए भी करता है ताकि इस मनी सप्लाई से इकोनॉमिक ग्रोथ हो पाए, इकोनॉमिक ग्रोथ हो पाए और इकोनॉमी जो है अग्रेसिवली ग्रो कर पाए। तो यहाँ पर अब आपको समरी में पहली बात तो दो चीजें याद रखनी है कि मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई का एक टूल होता है जिसके तहत आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है और इकोनॉमिक ग्रोथ को कंट्रोल करती है। अब आपको घबराना नहीं है कि ये दोनों होते कैसे हैं, क्योंकि अब ये हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव यही है देखने का कि इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ को आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी से कैसे कंट्रोल करती है। तो लेट्स हैव अ लुक एट इट नाउ। अब देखिए, आरबीआई जो है इसके पास बहुत सारे टूल्स होते हैं। टूल्स यानी कि इसके पास जो रिमोट कंट्रोल है ना, मान लीजिए उसमें बहुत सारे बटन्स होते हैं। उन बटन्स का ये प्रयोग करती है। अब ये कैसे करती है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले आरबीआई के पास एक टूल होता है जिसको हम कहते हैं रेपो रेट। यहां पर ये चीज को समझिए। अब रेपो रेट का क्या मतलब है और ये कैसे एग्जीक्यूट होता है, बहुत सिंपल साधारण लैंग्वेज में समझ लीजिए। एक बैंक है, अगर इस बैंक को पैसे की आवश्यकता है, इसको मनी चाहिए, तो ये बैंक क्या करेगा? ये बैंक आरबीआई के पास जाएगा। आरबीआई के पास जाके आरबीआई को बोलेगा कि आप मुझे मनी दे दो, लेंड कर दो उधार पे। आरबीआई कहेगा कि ठीक है, मेरे पास एक मेरा बटुआ पड़ा है, वॉलेट। आरबीआई अपने उस वॉलेट से क्या करेगा कि मनी निकाल के इस बैंक को वो पहली बात तो दे देगा। लेकिन आरबीआई कहेगा कि भैया, आपको ये जो पैसा मैं दे रहा हूँ, ये पैसा मैं फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं दूंगा। इसके ऊपर मैं आपके लिए एक इंटरेस्ट रेट चार्ज करूंगा। इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट का क्या मतलब होता है यहाँ पर, इस चीज को समझ लीजिए। इंटरेस्ट रेट का मतलब होता है द कॉस्ट टू बोरो मनी। ये चीज आप समझ रहे हो, कॉस्ट टू बोरो मनी। हम ये क्यों कहते हैं कि इंटरेस्ट रेट इज द कॉस्ट टू बोरो मनी? क्योंकि इंटरेस्ट रेट एक वो रेट होता है जो आप पे करते हो पैसा उधार पे लेने के लिए। अगर बैंक आरबीआई के पास जाके आरबीआई को ये बात बोल रहा है कि मुझे आपसे मनी उधार चाहिए, तो ये उधार उसको एक इंटरेस्ट रेट ब्याज पे मिलेगा। और ये ब्याज जो है, ये ब्याज बैंक देगा किसको? आरबीआई को, क्योंकि वो पैसा किससे ले रहा है? आरबीआई से।
तो बैंक जब आरबीआई से पैसा उधार लेगा, बोरो करेगा, उस केस में वो आरबीआई को एक इंटरेस्ट रेट पे करेगा, और ये इंटरेस्ट रेट को हम लोग बेसिकली कहते हैं रेपो रेट। तो रेपो रेट का क्या मतलब है? इट इज दैट रेट पेड बाय द बैंक टू द आरबीआई फॉर बोरोइंग मनी फ्रॉम द आरबीआई। तो यहां पर ये चीज अब आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि रेपो रेट में बैंक जो है वो आरबीआई से पैसा उधार लेता है, और आरबीआई को वो एक इंटरेस्ट रेट पे करता है, और इस इंटरेस्ट रेट को आरबीआई डिसाइड करती है, और ये इंटरेस्ट रेट होता है रेपो रेट। ये होता है साधारण लैंग्वेज में एक ऐसा टूल जिसके तहत आरबीआई पहली बात तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। अब मैंने ये वर्ड क्यों बोला? मैंने कहा कि रेपो रेट के थ्रू आरबीआई इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाई डिड आई से दिस। अब आप एक चीज को बहुत इजीली समझ लोगे कि ये इतना इजी समझने में इसलिए है क्योंकि मैंने आपको बोला कि अगर एक बैंक आरबीआई से जाके पैसे बोरो करता है, और उसके बाद उस बोरोइंग के लिए उसको एक इंटरेस्ट रेट पे करता है जिसको अपन लोग यहाँ पे रेपो रेट कह रहे हैं, तो आज जब हम ये कहते हैं कि आरबीआई कैन बेसिकली कंट्रोल मनी सप्लाई थ्रू द रेपो रेट, तो वो कैसे कर सकती है? इस चीज से, इंटरेस्ट रेट से, यानी कि रेपो रेट से। अगर मान लीजिए आरबीआई ने रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया, रेपो रेट बढ़ा दिया, मान लीजिए कि पहले रेपो रेट था लेट से 4%, यानी कि बैंक आरबीआई के पास अगर जाता है तो आरबीआई बोलता है कि भाई 4% ब्याज पे मैं आपको पैसा उधार दे दूंगा। लेकिन अब अगर मान लीजिए कि आरबीआई बोलता है कि सर रेपो रेट हो गया है लेट से 8%, एक अजम्पशन ले रहे हैं हाइपोथेटिकल, तो भाई बैंक के लिए बोरोइंग तो कॉस्टली हो गई। बोरोइंग कॉस्टली हो गई का मतलब क्या है? कि भाई बैंक को अब लगेगा कि यार मैं 8% पे बोरो करूं या ना करूं, क्योंकि 8% बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट है। तो इस केस में क्या होगा कि अगर बैंक के लिए बोरोइंग कॉस्टली होगी तो बैंक डिस्करेज होगा बोरो करने के लिए, क्योंकि उसको लगेगा कि नहीं यार, इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है, मैं इतना पे नहीं कर सकता। तो यहां पर क्या हो रहा है कि रेपो रेट को बढ़ा देने से आरबीआई बोरोइंग को डिस्करेज कर रही है। अब एक पॉइंट को यहां पर ध्यान से समझिए। पॉइंट ये है कि बैंक आरबीआई के पास पैसा लेने गया क्यों था? आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया? नहीं आया? अब समझिए इसको। हमने इस डिस्कशन की शुरुआत इस चीज से करी कि बैंक आरबीआई के पास जाके पैसे उधार मांग रहा है, पर क्वेश्चन इज क्यों? बैंक को क्या जरूरत है? क्योंकि बैंक को लेट से कैश चाहिए था। इस कैश से वो बेसिकली लोन्स देना चाहता था इकोनॉमी में। अगर लोन देता तो लोन से बिजनेस एक्टिविटी बढ़ती, बिजनेस एक्टिविटी बढ़ती तो उससे ग्रोथ बढ़ता। ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में समझ ही चुके हैं पूरा लिंकेज। बैंक आरबीआई के पास पैसा इसलिए बोरो करने गया क्योंकि बैंक को कैश की नीड थी। वो नीड इसलिए थी क्योंकि बैंक को लोन देना था। लोन इसलिए देना था क्योंकि बिजनेस लोन मांग रहा था। और बिजनेस अगर लोन लेगा तो बिजनेस लोन लेके प्रोडक्शन करेगा, प्रोडक्शन करने से आउटपुट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा तो ग्रोथ बढ़ेगी। ये डिस्कशन पहले भी हो चुकी है। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या हुई? अगर रेपो रेट बढ़ जाता है, ये रेपो रेट के बढ़ जाने से आरबीआई बोरोइंग को कॉस्टली कर देता है, बैंक डिस्करेज हो जाता है बोरो करने के लिए। तो बैंक क्या करेगा? बैंक अगर उसके पास कैश लिमिटेड हो जाएगा और वो आरबीआई से बोरो नहीं कर पाएगा, तो उस केस में क्या होगा कि जो एग्जिस्टिंग लोन्स हैं वो कॉस्टली हो जाएंगे, क्योंकि बैंक के पास अब सरप्लस कैश तो है नहीं कि भाई वो आरबीआई से जाके 4% पे कभी भी पैसा ले आए। यानी कि आरबीआई सिर्फ इकोनॉमी में मनी कंट्रोल को नहीं करता है रेपो रेट के थ्रू मैनेज, बल्कि रेपो रेट के थ्रू आरबीआई बैंक्स को डिस्करेज करता है या इनकरेज करता है कि आप हमसे लोन लो या ना लो। और रेपो रेट की वजह से कैश की अवेलेबिलिटी इकोनॉमी में आती है, और कैश की अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है कि लोन कितना होगा, बिजनेस कितना होगा, प्रोडक्शन कितनी होगी, आउटपुट कितनी होगी, और ग्रोथ कितना होगा। इसी रीजन से अब आप देख रहे हो हमने स्टार्टिंग में क्या बोला था
कि आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी में ऑब्जेक्टिव क्या है? मनी सप्लाई को कंट्रोल करना ताकि इन्फ्लेशन ना हो, और इस मनी सप्लाई के थ्रू इंश्योर करना कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो। तो यहाँ पर हमने दोनों चीजें होती हुई देखी रेपो रेट के कॉन्टेक्स्ट में, कि अगर रेपो रेट बढ़ जाता है तो बैंक्स डिस्करेज होते हैं बोरो करने के लिए, लेकिन वैसा वर्सा भी ट्रू है। अगर आरबीआई ने जो रेपो रेट पहले, लेट से हमने अभी हाइपोथेटिकल एग्जांपल में 4% रखा था, अब आरबीआई कहती है कि न्यू रेपो रेट इज लेट से 1%, एग्जाम्पल, तो बैंक्स क्या करेंगे? बैंक्स विल बी इनकरेज टू बोरो। बैंक्स को लगेगा कि यार 1% तो बहुत ही कम है, ले लेना चाहिए। और बैंक्स क्या करेंगे? ये कैश को लेकर इकोनॉमी में लोन्स देंगे। इन लोन से वो इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे लेट से 5%। आरबीआई को पे करना है 1%, 5% चार्ज किया, बैंक के लिए प्रॉफिट बन गया 4%। तो बैंक को लगेगा कि यार हम कैश उठा लेते हैं क्योंकि रेपो रेट कम है, लोन देते हैं। लोन से क्या होगा? फिर वही साइकिल, बिजनेस के पास लोन जाएगा, बिजनेस प्रोडक्शन करेगी, प्रोडक्शन से आउटपुट होगा, आउटपुट से इकोनॉमी ग्रो करेगी, और जो हमारा ओवरऑल एम्बिशन था $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, वो अचीव होगा। तो आरबीआई देयरफॉर यूजेस द रेपो रेट, वो या तो इसको बढ़ा सकती है या घटा सकती है। और अब आपको मैंने दोनों उसके इम्प्लीकेशंस यहाँ पर इकोनॉमी में समझा दिए। आपको ये चीज ज्यादा समझनी है, ये जो चेन है ना, ये चेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज प्रीलिम एग्जाम में या मेंस एग्जाम में यूपीएससी आपसे रेपो रेट क्या है नहीं पूछेगा। वो हमेशा क्वेश्चन आता है कि रेपो रेट का इम्प्लीकेशन इकोनॉमी पे क्या होगा। तो उसको हमें इकोनॉमी तक ट्रांसमिशन करते हुए लेके जाना है समझने के लिए, जो मैंने आपको दोनों एग्जांपल्स में यहाँ पर समझाया, एंड विच आई बिलीव कि अब आपको समझ आ गया होगा। अब आरबीआई के पास एक और टूल होता है विच इज कॉल्ड रिवर्स रेपो। रिवर्स रेपो का क्या मतलब होता है? कि अगर कभी आरबीआई को ऐसा लगे, ध्यान देना, अगर कभी आरबीआई को ऐसा लगे कि भाई बैंक्स के पास बहुत ज्यादा कैश पड़ा हुआ है और ये कैश लोन के थ्रू इकोनॉमी में नहीं जा रहा है, बैंक्स के पास कैश का सिर्फ इकट्ठा हुआ हुआ पड़ा हुआ है, और ये कैश अगर पड़ा रहेगा तो जाहिर सी बात है, हम प्रीवियस वीडियो में समझ चुके हैं कि इसकी वजह से इन्फ्लेशन क्यों होगी और कैसे होगी। अगर बैंक के पास सिर्फ कैश पड़ा रहेगा जिसकी वजह से इन्फ्लेशन होगी, तो आरबीआई रिवर्स रेपो ऑपरेशन के तहत इस कैश को पहली बात तो अब्जॉर्ब कर लेगा। अब्जॉर्ब कर लेगा मतलब आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई बैंक को बोलेगा कि देखो, आपके पास कैश पड़ा हुआ है, लोन लग नहीं रहे हैं, कैश पड़े होने से इन्फ्लेशन बढ़ रही है, आप एक काम करो, ये कैश मुझे दे दो। अब ध्यान देना, आरबीआई अगर बैंक का कैश उठा के बोलेगी कि ये कैश मुझे दे दो, तो एक चीज तो तय है कि इफ आरबीआई को कैश चाहिए और वो भी बैंक से चाहिए, तो यहां पर ट्रांजैक्शन ये हो रही है कि बैंक अपना कैश आरबीआई को दे रहा है। अगर बैंक अपना कैश आरबीआई को देगा तो बैंक बोलेगा भाई फ्री में तो नहीं दूंगा, इंटरेस्ट रेट दे मुझे। तो रेपो अगर ऐसा ऑपरेशन था जहां आरबीआई इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा था, तो रिवर्स रेपो में बैंक आरबीआई से इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा है। तो यहां पर जो इंटरेस्ट रेट की पेमेंट होगी वो आरबीआई करेगा। सो रिवर्स रेपो क्या हुआ? रिवर्स रेपो एक ऐसा ट्रांजैक्शन हुआ कि आरबीआई ने बैंक को जाके बोला कि तू अपना कैश मुझे दे दे और मैं वो तेरा कैश रखने के लिए तुझे एक इंटरेस्ट रेट दूंगा, विच इज कॉल्ड दी रिवर्स रेपो। तो आई होप ये अब आपको क्लियर समझ आ गया है। लेकिन यहां पर बेटा एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी, आरबीआई जब बैंक से बोरो करेगा इस ऑपरेशन में, अब आपका क्वेश्चन ये उठेगा कि भाई आरबीआई के पास पैसा आ जाएगा, क्योंकि आरबीआई ने एक्सेस लिक्विडिटी मार्केट से तो उठा ली। पर ये चीज याद रखना कि आरबीआई ये पैसा उठाने के बाद इस पैसे को यूज नहीं करता है। आरबीआई नेवर यूजेस दिस मनी।
रिवर्स रेपो में जो भी पैसा वो मार्केट से उठा लेता है, जिसको मैंने ये वर्ड यूज किया, अब्जॉर्ब कर लेता है, एक स्पॉन्ज होता है ना, कभी हमारे पास टेबल पे ग्लास पड़ा है, उससे पानी गिर जाए तो हम तुरंत एक कपड़ा लाते हैं, कपड़ा लाके वो पानी को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसी तरीके से रिवर्स रेपो में भी आरबीआई एक कपड़ा डाल के गीला पानी जो पड़ा हुआ है बैंक के पास कैश, उसको अब्जॉर्ब कर लेता है। तो जब ये रिवर्स रेपो में वो पैसा अब्जॉर्ब करता है ना, तो यहाँ पर ये चीज याद रखना कि आरबीआई इस पैसे को कभी यूज नहीं करता, वो सिर्फ इसको टेम्पररली अपने पास लाके होल्ड करके रखता है। तो रिवर्स रेपो में ये कहना गलत नहीं होगा, अगर एक बहुत ही साधारण देसी लैंग्वेज में बात करें कि आरबीआई होर्डिंग कर रहा है कैश की, बैंक से पैसा उठा के उसको होल्ड कर रहा है, अपने पास बस इकट्ठा करके रख रहा है। तो ये चीज आपको बहुत क्लियर कट तरीके से पता होनी चाहिए। ये आरबीआई का रेपो रिवर्स रेपो टूल है। अच्छा, अब इसके साथ साथ एक टूल है कैश रिजर्व रेशियो, जिसको सीआरआर कहते हैं। सीआरआर क्या होता है जी? कैश रिजर्व रेशियो जो है, इसका मतलब होता है कि एक आरबीआई की तरफ से डायरेक्टिव होता है बैंक्स को कि आपको एक सर्टन परसेंटेज ऑफ आपके जो डिपॉजिट्स हैं, यानी कि आपके पास जो पैसा है, वो मैंडेटरली आपको कैश में ही रखना है। यू हैव टू होल्ड इट इन द फॉर्म ऑफ कैश। यानी कि आरबीआई क्या करता है कैश रिजर्व रेशियो में, बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनो। वो बैंक्स को कहता है कि देखो ऐसा है, सीआरआर मैंने डिसाइड किया है 5%। 5% का मतलब ये है कि अगर आपके पास 100 रुपी डिपॉजिट है, आपके अकाउंट में 100 रुपए पड़े हैं, तो आप 100 रुपीज का जो 5% है ना, उसको उठा के एक संदूक में रख दो। संदूक यानी कि एक बॉक्स के अंदर डाल के उसको बंद करके रख दो। ये पैसा आप यूज नहीं करोगे। ये एक रिजर्व है, सेफ्टी के लिए, फ्यूचर के लिए। आपको याद होगा कि पुराने जमानों में घरों में औरतें, और गांव में घरों में आज भी औरतें जो हैं, वो चावल, चीनी, आटा, इसके अंदर कुछ पैसे छुपा के रख देती हैं, या मिट्टी के बर्तन में डालकर पेड़ के नीचे दबा देते हैं घर के अंदर आंगन में। वो होता है कैश रिजर्व रेशियो, कि कभी फ्यूचर में सेफ्टी के लिए आवश्यकता हुई तो इतना पैसा हमारा सेपरेटली पड़ा है। लेकिन एक और रेशियो होता है यहाँ पे, एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। बहुत इजी है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो होता है, उसमें बेसिकली आरबीआई क्या कहती है, आरबीआई कहती है कि आप सर्टन परसेंटेज जो आपके डिपॉजिट्स के हैं, उसको आप बेसिकली होल्ड करो कैश में, गोल्ड में, और गवर्नमेंट सिक्योरिटी यानी कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, जो आरबीआई इशू करती है गवर्नमेंट के बिहाफ पे। अब देखो, सीआरआर और एसएलआर में फर्क क्या है? फर्क ये है कि सीआरआर में भी कैश होल्ड हो रहा है, एसएलआर में कैश के साथ साथ गोल्ड प्लस गवर्नमेंट सिक्योरिटी एडेड है। तो पहली बात तो एसएलआर इज अ स्लाइटली डाइवर्सिफाइड वर्जन ऑफ सीआरआर, एक देसी सिंपल लैंग्वेज में, कि यहाँ पर सिर्फ कैश और यहाँ पर कैश से ज्यादा गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, थोड़ा वो भी हमने साइड पे करके रख दिया। पर सवाल यहाँ पर ये उठता है, एक बहुत बेसिक क्वेश्चन, कि भाई किसी भी इकोनॉमी में आरबीआई बार बार ये क्यों बोलती है कि आपको सीआरआर एसएलआर के तहत कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एटसेट्रा जो है, इसको आप एक बॉक्स में डाल के साइड पे कर दो? एक रीजन हमने अभी देखा कि भाई वन इज टू इंश्योर सेफ्टी फॉर फ्यूचर। पर मैं आपको एक दूसरा बड़ा बेसिक सा रीजन बताता हूँ, मैं बिल्कुल जार्गन ऑफ इकोनॉमिक्स में नहीं जा रहा। दूसरा एक रीजन ये भी हो सकता है कई बार, कि आरबीआई सीआरआर एसएलआर इसलिए लाती है ताकि एक ऐसा सिनेरियो कभी ना आ जाए कि बैंक्स के पास जितने भी पैसे डिपॉजिट में हैं, वो सारे के सारे डिपॉजिट वाले पैसे को लेंड कर दे, और फिर जिसके पास डिपॉजिट था अगर वो वापस पैसा लेने आए तो बैंक के पास पैसा ही ना हो।
आप सोचो 1 मिनट के लिए। देखो, हमने कहा कि लेट से बैंक के पास 100 रुपीज है, ठीक है। अब हमने कहा कि आरबीआई कहती है कि आप सीआरआर को 10% रखोगे, यानी कि 100 रुपीज में से 10% मतलब 10 रुपीज जो है ये आपका कैश में पड़ा रहेगा, अलग एक संदूक में, बॉक्स में। तो यानी कि बैंक के पास जो 100 रुपीज लोगों ने डिपॉजिट किए, उन लोगों के डिपॉजिट में से 10 रुपीज तो चले गए। तो मतलब अब इस बैंक के पास सिर्फ 90 रुपीज रह गए। अब मान लो कि आरबीआई कहती है कि भाई एसएलआर जो है वो भी लेट से 10% है। हम एक assumption दे रहे हैं। तो 90 रुपीज अगर मान लीजिए गवर्नमेंट आरबीआई ने कहा कि भाई ये जो है आपका एसएलआर जो है वो 10% है, तो यहां पर फिर 90 रुपीज के 10% यानी कि 9 रुपीज और चले गए। ये भी उठा के हमने एक बॉक्स में डाल दिए। तो यानी कि इफेक्टिवली सीआरआर एसएलआर के बाद बैंक के पास इस मोमेंट पे, ये कहना तो गलत नहीं होगा कि सिर्फ 81 रुपीज बचे हैं। सॉरी। और ये जो 81 रुपीज है ना, इसको बैंक अब लेंड कर सकता है, इसको लेंड कर सकता है। इस चीज को समझिए। क्योंकि ये जो 100 रुपीज थे, इसमें से हमने 19 रुपीज अलग इसलिए रखवा लिए क्योंकि जिन्होंने डिपॉजिट किया, अगर कल को उनमें से कोई आके कहता है कि मुझे 5 रुपीज मेरे वापस दो, तो बैंक के पास कुछ तो पैसा होना चाहिए सेफ्टी के लिए अंदर पड़ा हुआ। ये फिलोसॉफिकल रैशनल है। दिस इज नॉट हाउ द बैंक्स फंक्शन, बट दिस इज हाउ द लॉजिक ऑफ सीआरआर एसएलआर इज पर से। कि कल को जो डिपॉजिटर्स हैं, अगर उनमें से आप आके कोई पैसा मांगे, तो ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए कि आपके डिपॉजिट 100 रुपीज है और आपने 100 के 100 जो है वो उठा के लेंड कर दिए, और अब जो है वो कोई बंदा आके कह रहा है 5 रुपए, तो बैंक ने कहा नहीं अभी जाओ, कल कल आना, अभी लंच टाइम चल रहा है, एसबीआई है। तो ऐसे नहीं चलेगा। ये चीज आपको यहाँ पे समझनी है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पे। ये एक नया कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट 2016 में आरबीआई एक्ट को अमेंड करके लाया गया। अच्छा, व्हाट इज अ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी? ये बेसिकली एक बॉडी है। इसमें ना 6 मेंबर्स होते हैं। इन 6 मेंबर्स में से 3 आरबीआई के होते हैं, 3 गवर्नमेंट के होते हैं। अब ये बॉडी क्यों बनाई गई? भाई ये बॉडी इसलिए बनाई गई ताकि आरबीआई के जितने भी डिसीजंस हैं, जो अभी तक सिर्फ गवर्नर अकेला लेता था, अब वो ऐसा ना हो। तो आरबीआई के जो डिसीजंस हैं, पहली बात तो अब वो थोड़े से डेमोक्रेटिक हों। इसके साथ साथ अब वो जो डिसीजंस हैं थोड़े से एक्सपर्ट ओपिनियन बेस्ड हो। ऐसा क्यों हमने बोला? उसका रीजन है क्योंकि हमने ये चीज अभी देखी कि आरबीआई क्या कर रही है, इन्फ्लेशन कंट्रोल कर रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ को इन्फ्लुएंस कर रही है। और ये दोनों चीजें वो कैसे कर रही है, हमने अभी अपने डिस्कशन में देखा कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करके। अब देखो, जब इकोनॉमिक ग्रोथ को कंट्रोल कर रही है आरबीआई, तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो एक ऐसा एरिया है ना जहाँ पे गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो भी इन्फ्लुएंस करती है इकोनॉमिक ग्रोथ को। गवर्नमेंट की पॉलिसी अगर मान लीजिए ऐसी बन जाए कि गवर्नमेंट बिजनेस को प्रमोट करे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव करे, एफडीआई को लेके आए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाए, जितने भी बॉटल नेक्स हैं इंडिया में उनको एड्रेस करे, तो गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक ग्रोथ पे रहता है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि यार इकोनॉमिक ग्रोथ पे अगर इन्फ्लुएंस हमारा भी है, तो आरबीआई भी अगर उस पे काम कर रही है, तो व्हाई नॉट टू हैव व्हाट इज कॉल्ड एज अ कोलैबोरेटिव अप्रोच। सो दिस वाज द फिलोसफी बिहाइंड क्रिएशन ऑफ द एमपीसी, कि लेट्स हैव अ कोलैबोरेटिव अप्रोच। 3 गवर्नमेंट के आदमी बैठ जाएंगे, 3 आरबीआई के आदमी बैठ जाएंगे, आपस में एक हेल्दी डिस्कशन के तहत डेमोक्रेटिकली एडवाइस देते हुए फोकस करेंगे कि चीजें कैसे मैनेज करनी है। लेकिन एमपीसी का, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो कोर फंक्शन है, कोर फंक्शन पहली बात तो है इन्फ्लेशन को मैनेज करना। अब ये इन्फ्लेशन को मैनेज कैसे करती है?
ये इन्फ्लेशन को मैनेज ऐसे करती है बाय अंडरटेकिंग समथिंग कॉल्ड इन्फ्लेशन टारगेटिंग। ये वर्ड आपको यहाँ पे समझना है, और ये बिल्कुल इजी वर्ड है, कुछ नहीं है इसका मीनिंग ज्यादा डीप। आरबीआई को 2016 में आरबीआई एक्ट अमेंड करके मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बना के अब ये बात बोली गई है कि आपका जो कोर फोकस है दैट इज कॉल्ड आईटी, इन्फ्लेशन टारगेटिंग। यानी कि आपको इन्फ्लेशन टारगेटिंग में इन्फ्लेशन को एक टारगेटेड तरीके से मैनेज करना है, और आपको एक टारगेट दिया गया है। टारगेट क्या है? टारगेट ये है कि इन्फ्लेशन इंडिया की इकोनॉमी में 4 ± 2% के बीच में होनी चाहिए। या तो वो 4+2 यानी कि मैक्स 6% तक जाएगी, या इससे नीचे नहीं जाएगी। 4 ± 2 इस रेंज में आपको इन्फ्लेशन को टारगेट करके मैनेज करके पहली बात तो रखना है। और अगर आरबीआई इस टारगेट से डिविएट कर जाए किसी भी रीजन से, तो फिर आरबीआई को एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि वो डिविएट क्यों हुआ, और वो क्या स्टेप्स उठा रहा है इस डिविएशन को करेक्ट करने के लिए। इसको कहते हैं इन्फ्लेशन टारगेटिंग, कि एक टारगेट दे दिया, अब इस टारगेट को मैनेज करके अचीव करो पूरा टाइम। तो आरबीआई अब क्या करता है, मॉनेटरी पॉलिसी में जो हमने टूल्स की बात करी, रेपो, रिवर्स रेपो, एसएलआर, सीआरआर एटसेट्रा, इनको यूज करके इकोनॉमी में इन्फ्लेशन टारगेटिंग करता है। तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग वर्ड सुन के डरना नहीं है। इन्फ्लेशन टारगेटिंग एक सिंपल वर्ड है कि भाई इन्फ्लेशन को मैनेज करने का एक टारगेट है। वो टारगेट दिया गया 2016 से कि आरबीआई को 4 ± 2% इन्फ्लेशन से ज्यादा चेंज नहीं करना है, इससे ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ने नहीं देना। ये चीज याद रखनी है। अब यहां पर देखो एक चीज, एक इकोनॉमिस्ट है मिल्टन फ्रीडमैन, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस के आंसर्स में हम हमेशा इकोनॉमिस्ट का ओपिनियन लिखते हैं ताकि इकोनॉमिस्ट के ओपिनियन से हमारा आंसर अच्छा हो मेंस में, और हमारे जीएस के इकोनॉमी के आंसर्स में हमें अच्छे मार्क्स मिले। आपके जो इकोनॉमिक्स जीएस का मैं पढ़ाता हूँ उसमें बहुत सारे स्कॉलर्स पढ़ते हैं हम लोग, सो आपके आंसर्स बहुत हाई क्वालिटी एनरिच्ड होते हैं। तो मिल्टन फ्रीडमैन ने क्या बोला? मिल्टन फ्रीडमैन ने बोला कि भाई टू मच मनी इज अ कॉज ऑफ इन्फ्लेशन। और दूसरा उसने कहा कि जॉब ऑफ सेंट्रल बैंक इज टू मैनेज द इन्फ्लेशन। हमने ये पर्सन को क्यों पढ़ा? क्योंकि आज आरबीआई की बेटा जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी और उसके तहत जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग है, दैट इज बीइंग डन थ्रू मिल्टन फ्रीडमैन आइडिया कि भाई मैनेज इन्फ्लेशन। अभी मैंने आपको बताया कैसे, थ्रू अ टारगेट। तो आप देखो कि जब बेटा आप कभी फ्यूचर में मेंस में आंसर लिखोगे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, अगर आप उसमें आंसर में लिख रहे हो मिल्टन फ्रीडमैन के थ्रू, तो आपके आंसर का डिफरेंशिएशन भी होगा दूसरे से, एंड योर आंसर विल बी वे बेटर देन योर कॉम्पिटिटर। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है जी। अब इस वीडियो के बाद एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ जिसका आंसर आप लोग कमेंट में लिखिएगा, और जो लिखेगा उसका आंसर मैं इवेलुएट करूंगा। व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी एंड हाउ डज इट हेल्प इन इन्फ्लेशन मैनेजमेंट? एक्सप्लेन इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। कोई वर्ड लिमिट नहीं है बेटा, अपने हिसाब से जो आपको समझ आए लिखो। वर्ड लिमिट बेस्ड टाइम बाउंड मैनर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, वो हम क्लास में आंसर राइटिंग के कोर्स में करेंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है कि आपको लिखने की एबिलिटी आनी चाहिए। इस क्वेश्चन को लिखिए, इसका आंसर लिखिए नीचे। परसों आपको मिलूंगा विद द नेक्स्ट वीडियो।
जो होगा ट्रेड पॉलिसी पे, और उसके बाद WTO पे। सो देयरफॉर वी विल कंप्लीट द इकोनॉमिक सीरीज, एंड आपके इकोनॉमिक्स के बाद वील स्टार्ट विद एथिक्स। इसका आंसर जरूर लिखिएगा। थैंक यू।